हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 4 क्लास होने वाली है, जिसमें हमने 3 क्लासेज ऑलरेडी पहले कवर कर ली है, जिसमें 200 क्वेश्चन आपके टोटल मैंने कवर करवा दिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो आपका जो पेपर फर्स्ट है, इसकी 2 यूनिट है आपकी, पहले थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये दोनों के क्वेश्चन मैंने करीब 1500 से 1600 क्वेश्चन इनके कवर करवा दिए हैं। अगर उनकी क्लासें आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। चैनल की प्ले लिस्ट में आपको ये क्लासें मिल जाएंगी पेपर फर्स्ट की दोनों यूनिटों की। आपकी जो थर्ड यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, तो इसकी हमारी जो क्लास है 3 क्लासें ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो आज की क्लास होने वाली है आपकी 4 नंबर की क्लास, जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन आपके आज की क्लास में करवाए जाएंगे, क्योंकि मेरे को आज जल्दी से आज की क्लास में ये क्वेश्चन जो टोटल 400 क्वेश्चन है वो कवर करवाने हैं। फिर आपका जो पेपर 2 है उसको जल्दी से मेरे को एक रिविजन के तौर पर उसी के भी MCQ मेरे को कवर करवाने हैं। तो अच्छा फीडबैक आप प्रोवाइड करवाना, ताकि मैं जल्दी से आपके पेपर सेकेंड की भी आपकी क्लासें लगा सकूँ, करवा सकूँ, वो भी कंप्लीट। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनोबल का मूल्यांकन करने की जो सामान्य विधि है वो क्या है। तो आपकी इनमें से जो साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि एंड कंपनी के लेखे विधि, तो ये सभी आपके मूल्यांकन करने की सामान्य विधियां हैं। साक्षात्कार, अवलोकन एंड कंपनी के लेखे, ये सभी आपकी मूल्यांकन करने की विधि है, मनोबल का मूल्यांकन करने की विधियां हैं। फिर आपकी जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बोनस भुगतान का अधिनियम उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका वेतन प्रतिमाह रुपए से अधिक न हो। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1600 रुपए, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बोनस पुनरावलोकन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बोनस जो पुनरावलोकन जो समिति है, इसके अध्यक्ष आपके BK मदान थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोनस का मूल्यांकन करने की औपचारिक विधि क्या है? तो बोनस का मूल्यांकन करने की जो औपचारिक विधि है वो आपकी अनुपस्थिति का अध्ययन एवं उत्पाद दर का विश्लेषण करना, ये आपकी औपचारिक विधि मानी जाती है कि आपकी अनुपस्थिति कितनी है और इसमें उत्पादन दर का विश्लेषण किया जाता है। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा शब्द का औपचारिक किस वर्ष में माना जाता है? औपचारिक उत्पादन, या फिर ये क्या पूछा गया इसमें, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो किस वर्ष माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 1625, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कनाडा में सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो कनाडा में जो सामाजिक सुरक्षा जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी LC मार्च के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सामाजिक सहायता के संबंध में सत्य कथन है। तो आपको सत्य कथन बताना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे सरकार व नियोक्ता की इच्छा पर व बजट पर निर्भर करता है। क्या? सामाजिक सहायता के संबंध में जो सत्य कथन है वो आपका है कि यह सरकार व नियोक्ता की इच्छा व बजट पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर विलियम वेवरिज की सामाजिक सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सामाजिक बीमा व संबंधित सेवाएं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुषंगी लाभ में निम्न में से किस किस को शामिल किया जाएगा? तो अनुषंगी लाभ में किस किस को शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विशेष मजदूरी भुगतान, कार्य पर नहीं आने के समय के लिए भुगतान और लाभभागिता भुगतान और त्योहार व अन्य अवसरों पर दिए गए पुरस्कार। तो उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3 आपके 4 सारे ऑप्शन सही हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम कूट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कूट आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुषंगी लाभ के उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो नोट पूछा है कि इनमें कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। तो कर्मचारी संतुष्टि आपकी शामिल है और कर्मचारियों के हितों की रक्षा यहाँ पे शामिल है। जन समुदाय में कंपनी की प्रतिष्ठा, ये भी आपकी शामिल है, लेकिन जो कर्मचारियों के वेतन और कटौती कर का जो लाभ प्रदान करते हैं ये यहाँ पे शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अनुषंगी लाभ के तत्वों में शामिल नहीं किया जाता। तो अनुषंगी लाभ के तत्वों में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो कर्मचारी का जो वेतन है इसको शामिल नहीं किया जाता। उद्देश्य द्वारा प्रबंध का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध है इसका सबसे पहले जो किसके द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले इसको अल्फ्रेड सिलान ने दिया था, अल्फ्रेड सिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कथन दे रखे हैं, इन पर विचार करना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 220 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कथन देखना है, क्या प्रोविडेंट फंड आनुषंगिक लाभ की श्रेणी में आता है? बिल्कुल नहीं आता, गलत है। मुस्कान को भी आनुषंगिक लाभ के अंतर्गत शामिल किया जाता है, बिल्कुल ये भी नहीं है। फिर आपका है किसी संस्था के लिए मजदूरी वेतन प्रशासन आवश्यक नहीं होता, ये सही है आपका। किसी संस्था में मजदूरों को उनकी मजदूरी योग्यता का ज्ञान के अनुसार
नहीं बल्कि श्रम के अनुसार दिया जाता है, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 और 4 आपके सही हैं। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया में चरणों का क्रमबद्ध चयन कीजिए। जो कार्य विश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसमें जो चरण है, चरणों का आपको विश्लेषण करना है कि कौन सा चरण आपका पहले आने वाला है। तो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे विश्लेषण हेतु कार्यों का चयन करना है सबसे पहले आपको, फिर आपकी कार्य सूचनाओं का संकलन करना है, 1 नंबर पे ये आएगा। फिर आपका आएगा कार्य सूचनाओं का संकलन करना है, फिर आपको पृष्ठभूमि सूचनाओं का संकलन करना है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे कार्य विवरण हो जाएगा, फिर कार्य विवरण के बाद में आपकी कार्य विशेषता को विकसित करना होगा। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 3 4 2 5 सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्पादन मूल्यांकन व्यक्ति की उसके कार्य के संबंध में तथा उसकी विकास क्षमता का सुव्यवस्थित मूल्यांकन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा आपकी डेल एस बिच के द्वारा दी गई है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य मूल्यांकन किसी संयंत्र में प्रत्येक कार्य का मूल्यांकन करने तथा ऐसे कार्यों के लिए उचित आधारभूत मजदूरी होनी चाहिए, इसके लिए किया गया एक प्रयास है। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा आपकी किम्बाल एंड किम्बाल द्वारा दी गई है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। निष्पादन मूल्यांकन एक सुनियोजित एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्पादन मूल्यांकन एक सुनियोजित एवं समय समय पर किया जाने वाला एक व्यक्ति की क्षमताओं का निष्पादन मूल्यांकन है, जो व्यक्ति के वर्तमान कार्य का मूल्यांकन तथा भविष्य के अधिक उच्च कार्य के प्रति अनुमान लगाता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा आपकी फिलिप्पो को द्वारा दी गई है। फिलिप्पो आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निष्पादन मूल्यांकन के आधुनिक पद्धति में शामिल पद्धति है। तो निष्पादन मूल्यांकन की जो आधुनिक पद्धति है उसमें शामिल है आपकी पद्धति 360 डिग्री निष्पादन मूल्यांकन पद्धति। ठीक है। निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्यों में निम्न में से कौन से उद्देश्य शामिल हैं? तो इसमें कौन कौन से उद्देश्य आपके शामिल है? तो सबसे पहले आपका निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर वेतन वृद्धि के लागू करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिकॉर्ड रखना, ये भी सही है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति स्थानांतरण एवं तथा अवनति लागू करना, तो ये भी आपका सही होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके निष्पादन मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निष्पादन मूल्यांकन पद्धति में मूल्यांकनकर्ता समूह के 3 से 4 व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो वो कौन सी पद्धति है? इसमें आएगा समूह मूल्यांकन पद्धति, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरेखीय मूल्यांकन पद्धति में। तो आरेखीय मूल्यांकन पद्धति में क्या किया जाता है? एक छपा हुआ फॉर्म मूल्यांकनकर्ता को दे दिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फीडबैक अच्छा प्रोवाइड करवाइए, ताकि पेपर सेकेंड की आपकी क्लासेस तभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी जब आपका फीडबैक अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निष्पादन मूल्यांकन किस पद्धति के अंतर्गत कर्मचारियों की क्षमता का मूल्यांकन किसी विशेष घटना के आधार पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संक्रमणीय प्रसंग विधि जो है इसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य मूल्यांकन की शुरुआत होती है। तो कार्य मूल्यांकन की शुरुआत होती है लक्ष्य निर्धारण से, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्य निष्पादन मूल्यांकन की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो यहाँ पे नोट पूछा है कि कार्य निष्पादन की जो मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं उनमें किसको शामिल नहीं किया जाता। जो यहाँ पे आपकी कुछ विशेषताएं दे रखी है, तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नोट पूछा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना, आपको जो विशेषताएं हैं उनको याद करनी है कि आपकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फिर आपको देखना है, बस ओनली देखना है उस चीज को कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आपकी विशेषताएं हैं, विशेषता आपकी कर्मचारियों की योग्यता विश्लेषण की औपचारिक व्यवस्था करना। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि औपचारिक व्यवस्था करना ये तो विशेषता होगी। फिर आपकी कर्मचारियों के भावी उच्च जॉब क्षमता का मूल्यांकन करना, ये भी आपकी आवश्यक विशेषता है। फिर है कर्मचारियों की निश्चित समयावधि पर निष्पादन मूल्यांकन, तो ये भी आपकी विशेषता है। लेकिन जो कर्मचारियों के पूर्व प्रगति के आधार पर प्रशिक्षण या विकास की आवश्यकता, ये आपकी विशेषता नहीं है। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कार्य निष्पादन मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाता है। तो कार्य निष्पादन जो मूल्यांकन है उसमें सम्मिलित किया जाता है, तो किन किन को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पे एक तो गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण, इन दोनों को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य निष्पादन मूल्यांकन में अत्यधिक बल दिया जाता है। तो कार्य निष्पादन मूल्यांकन में अत्यधिक किस पर बल दिया जाता है? मानवीय पक्ष पर यहाँ पे बल दिया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे निष्पादन मूल्यांकन में कर्मचारियों के कार्यों को न्याय संगत बनाने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो किसको? निष्पादन मूल्यांकन को कर्मचारियों के कार्य को न्याय संगत बनाने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो क्या निर्धारित किया जाता है यहाँ पे? मूल्यांकन के मापदंडों को और कार्य के मापदंडों को। तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमिंग के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। तो कुमिंग के अनुसार आपको बताना है कि निष्पादन मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं उनमें से कौन से सम्मिलित यहाँ पे नहीं है। तो नोट का आप जरूर ध्यान रखिए। तो नोट आपका यहाँ पे कार्य अदला बदली नियोजन ये भी शामिल है, पदोन्नति में सहायक ये भी शामिल है, और आपका वेतन में पुनर्विचार ये भी शामिल है। लेकिन जो प्रबंधकों को पर भावी कार्यों तथा आपूर्ति के संबंध में मूल्यांकन ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। तो निष्पादन मूल्यांकन के जो ऑब्जेक्ट है उनमें सम्मिलित नहीं है। तो नोट पूछा है यहाँ पे, तो विपणन उद्देश्य आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी आपका यहाँ पे संगठनात्मक विकास भी सम्मिलित है, प्रशासनिक उद्देश्य भी सम्मिलित है और लेखात्मक उद्देश्य भी सम्मिलित है। लेकिन विपणन उद्देश्य आपके निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नोट का विशेष ध्यान रखिएगा अपने क्वेश्चंस में टिक करने के लिए। ये क्लास आपकी ये नोट को ध्यान में रखने के लिए लाई गई है। कुछ चीजें कीवर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्लास में आपको नोट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस को आप अगर खुद भी लगाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और फीडबैक जरूर प्रोवाइड करवाइए क्लास का, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी क्लास लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट आपका निष्पादन मूल्यांकन की पारंपरिक पद्धतियों में सम्मिलित नहीं है। तो नोट पूछा है यहाँ पे कि कौन सी पद्धतियों में सम्मिलित नहीं है। तो आपके सौदेश्य दो प्रबंध है ये आपकी निष्पादन मूल्यांकन की पद्धतियों में सम्मिलित नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो पद्धतियों में सम्मिलित आपकी वो ग्राफिक स्केल पद्धति भी है, अनिवार्य वितरण पद्धति है और श्रेणीकरण पद्धति, सामूहिक सौदेबाजी ये भी आपकी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सामूहिक सौदेबाजी कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें सामूहिक सौदेबाजी अनिवार्य है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ये अनिवार्य है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कुछ कथन दे रखे हैं और उन पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही रहने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास में कथन दे रखे हैं औद्योगिक शांति। तो पहला कथन है कि औद्योगिक शांति बनाए रखने में सामूहिक सौदेबाजी सहायक है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट तीसरे पक्ष द्वारा विवादों के निपटान से स्थायी शांति स्थापित नहीं होती है, ये भी आपका करेक्ट है। फिर नंबर थर्ड है कि सामूहिक सौदेबाजी में कभी कभी हड़ताल या तालाबंदी आवश्यक हो जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जिसमें तीनों सही है वो होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक सौदेबाजी एक सामूहिक प्रक्रिया है, क्या ये बात सही है? क्या सामूहिक सौदेबाजी एक सामूहिक प्रक्रिया है? बिल्कुल ये भी सही है आपका। सामूहिक सौदेबाजी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सामूहिक सौदेबाजी एक गतिशील प्रक्रिया है, बिल्कुल गतिशील प्रक्रिया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि आपको कथन दे रखे हैं, इन पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन आपका सही रहने वाला है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि सामूहिक सौदेबाजी में श्रमिकों द्वारा सामूहिक रूप से नियोजन के समक्ष अपनी मांग को रखा जाता है, बिल्कुल गलत है। सहमति की स्थिति में औपचारिक रूप से लिखित समझौता होता है, बिल्कुल ये भी गलत है। हड़ताल या तालाबंदी का वार्ता पर कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल ये बात सही है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। 3 नंबर का सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एमबीओ क्या है? एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। एमबीओ क्या है? एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मिसप्रिंट हो गया था मेरे से, मैनेजमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मेरे को डाउट लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दे रखे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ये गलत है आपका। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाबंदी का अर्थ है। तो तालाबंदी का अर्थ आपका क्या रहने वाला है? तालाबंदी का अर्थ है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को काम करने से रोकना, ये आपकी तालाबंदी है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक विवाद रोकने की वैधानिक पद्धति है। तो औद्योगिक विवाद जो है इनको रोकने की जो वैधानिक पद्धति है वो है कार्य समितियां, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद के निवारण के साधन है। तो औद्योगिक विवाद के निवारण के जो साधन है वो आपके मध्यस्थता है, पंच निर्णय है और समझौता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रम कल्याण का कार्य करता है। तो श्रम कल्याण का जो कार्य है वो आपका नियोक्ता करता है और श्रम संघ करता है और राज्य करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो सामाजिक सुरक्षा जो अधिनियम है वो आपका पारित किया गया था
संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में सामाजिक सुरक्षा के रूप में थी, तो क्या थी? सामाजिक सुरक्षा के रूप में आपकी दान व्यवस्था थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रबंध में सहभागिता, तो प्रबंध में सहभागिता का जो मतलब है वो क्या रहता है? तो प्रबंध में सहभागिता आपकी औद्योगिक जनतंत्र के को प्रोत्साहन करता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रबंध में सहभागिता की सिफारिश किस योजना में हुई? तो भारत में जो प्रबंध में सहभागिता की जो सिफारिश है वो आपकी हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार पर निगम विधि द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो व्यवसाय पर निगम विधि द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, तो कंपनी अधिनियम द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 1956 का उद्देश्य है। तो आपको ऑब्जेक्टिव बताना है कंपनी एक्ट 1956 का। तो ये अंशधारियों के हितों की रक्षा करता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फीडबैक जरूर प्रोवाइड करवाइए क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो क्या प्रस्तुत करना आवश्यक है? पार्षद सीमा नियम। ए ऑप्शन आपका सही है। समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कौन सी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है? तो कौन सी कंपनी आपका व्यापार प्रारंभ कर सकती है? तो निजी कंपनी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी को विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। तो एक कंपनी को विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है, कब करना होता है? अंश पूंजी को कम करने के लिए और आपकी अंतर नियमों में परिवर्तन करने के लिए। तो ए और बी आपके दोनों सही हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी किस धारा के अधीन अंश पूंजी में कमी कर सकती है? तो कमी के लिए पूछा गया है। तो अंश पूंजी आपकी कमी कर सकती है धारा 100 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशधारियों की सभा है। तो अंशधारियों की सभा क्या है? अंशधारियों की सभा एक वैधानिक सभा है, वार्षिक सामान्य सभा है और असाधारण सामान्य सभा है। तो उपरोक्त सभी आपके सही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी विधानमंडल में सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो कंपनी विधानमंडल में सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी 9 हो सकती है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी विधि प्रशासन के लिए देश में को कितने भागों में बांटा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस एथिक्स 1970 में लिखित बहुचर्चित पुस्तक के लेखक है। तो पुस्तक के लेखक आपके हैं सी ऑप्शन, टॉमस गेरेट आपका सी ऑप्शन सही है। व्यावसायिक नीति शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो आपके हैं सार्वभौमिकता का सिद्धांत, मानवीयता का सिद्धांत और संतुष्टि का सिद्धांत। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक नीति शास्त्र एवं नैतिकता में अंतर है। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र और नैतिकता में आपसे अंतर पूछा, डिफरेंस पूछा है नीति शास्त्र और नैतिकता में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, व्यावसायिक नैतिकता हर समाज में अलग हो सकते हैं किंतु व्यावसायिक नीति शास्त्र प्राय सार्वभौमिक होते हैं। क्योंकि व्यावसायिक नैतिकता हर समाज के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो व्यावसायिक नीति शास्त्र है वो प्राय सार्वभौमिक होता है, सभी जगह एक जैसा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक बीमा कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन है। तो सत्य कथन आपका क्या रहेगा? इनमें से इसमें केवल योजना में सम्मिलित घटनाओं का लाभ दिया जाता है, किसमें? सामाजिक बीमा कार्यक्रम के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया गया था। तो श्रमिक जो क्षतिपूर्ति अधिनियम है वो आपका मार्च 1923 में पारित किया गया था। दिल्ली में प्रसूति लाभ नियम लागू किया गया। तो दिल्ली में प्रसूति लाभ जो नियम लागू किया गया था वो वर्ष 1937 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा ने प्रसूति जो लाभ नियम है वो लागू किया था। तो उड़ीसा ने लागू किया था आपका 1953 में। 1953 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकाल प्रसव की स्थिति में अकाल प्रसव की तिथि से छुट्टी प्रदान की जाती है। कब? 6, ठीक है, तिथि से 6 दिन के अंदर छुट्टी प्रदान की जाती है। कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत बीमाशुदा व्यक्ति को यह लाभ कब प्रदान किया जाता है? तो यह लाभ आपका जो प्रदान किया जाता है बीमारी लाभ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के संबंध में सत्य कथन है। तो कर्मचारी जो बीमा अधिनियम है उसके संबंध में जो सत्य कथन है वो आपका सत्य कथन हो जाएगा, यह केवल मौसमी कारखानों में लागू होता है। कौन सा? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ये मौसमी जो कारखाने होते हैं उन्हीं में ही लागू होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट क्रय करने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष के आप होने चाहिए,
ठीक है। आयु की जो क्राइटेरिया है मैक्सिमम आपकी 18, मिनिमम आपकी 18 ईयर होनी चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रशासन कार्य करती है, तो प्रशासनिक जो कार्य करती है वो आपकी कर्मचारी राज्य बीमा निगम संस्था, तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोयला खान भविष्य निधि विविध व्यवस्थाएं अधिनियम पारित व लागू किया गया, तो वह आपके 1948 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम वेतन प्रतिमाह रुपए हो सकता है, तो कितना हो सकता है? 5000। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुग्रह भुगतान संशोधन अधिनियम लागू किया गया, तो अनुग्रह भुगतान संशोधन अधिनियम लागू किया गया आपका 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट योजना लागू की गई, तो सामाजिक सुरक्षा जो सर्टिफिकेट योजना है वो आपकी 1982 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा एक प्रकार की उत्तेजना है, तो प्रेरणा एक प्रकार की कैसी उत्तेजना है? यह मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कर्मचारी सहभागिता के उद्देश्यों को किसने स्पष्ट किया है? तो कर्मचारी जो सहभागिता के जो उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट किया है आपका श्री शंकर दयाल शर्मा ने, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम कर्मचारी सहभागिता योजना लागू या शुरू हुई, तो यह लागू और शुरू हुई आपकी 1929 में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है इंग्लैंड और स्वीडन में प्रथम प्रबंध में कर्मचारी सहभागिता योजना को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त विचार विमर्श, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों के मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही को चुनिए। आपका कूट दे रखा है तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा कूट आपका सही रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपका कूट रहने वाला है सही। यहाँ पे दावा जो है, दावा आपका मैच करेगा, यहाँ पे दावा आपका मैच होगा टेलीफोन, मोबाइल भत्ता और इंटरनेट भत्ता, मेडिकल भत्ता, ये किसमें दावा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इसमें है कि अनुषंगी लाभ आपके आने वाले हैं यहाँ पे कैंटीन, आप दोशाक, दुर्घटना राहत और उपलब्धियां, दुर्घटना राहत की जो उपलब्धियां हैं वो सभी ये आपके अनुषंगी लाभ में आएंगी। और अनुषंगिक में आपके आ जाएंगे कंपनी की कार, क्लब की सदस्यता और सवेतन अवकाश, साज सज्जा युक्त घर, तो ये आपके आ जाएंगे आनुषंगिक में। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोड जो आपका होगा 2, 3 और 1, ठीक है। 1 का मैच आपको 2 से करना है और 2 का मैच आपका 3 से करना है और 3 का मैच आपका 1 से करना है। तो इस प्रकार से ABC का करेक्ट जो कोड होगा वो 2, 3 और 1 होने वाला है। इस प्रकार से आप आगे कोड भी देख लीजिए। कोड आपका सी रह जाएगा। अब हमें फिर से मैच करनी है सूची 1 को सूची 2 की मदों से मैच करना है। इस प्रकार से हमारे 280 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ लोगों के मुझे कमेंट आते हैं, कुछ व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीडली आप एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को, तो ये है कि आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे खराब ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिविजन के तौर पर ये स्पीडली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से मिलान कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। आपको भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को फास्टली पढ़ना है। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है पढ़ने में तो उसको दोबारा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है। तो आपको बस कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन आपको रिपीटली 2 या 3 बार आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कोड को मैच करना है। आपको कूट दे रखा है, इसको मैच करना है सूची 1 की मदों को सूची 2 से। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कार्य संदर्भ को आपका जो मैच होगा, कार्य संदर्भ आपका मैच होगा यहाँ पे कार्य अनुसूची से, तो 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर कार्य संबंधी मूर्त एवं अमूर्त है, तो कार्य संबंधी जो मूर्त है अमूर्त है ये प्रदत्त सेवाएं होती हैं, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। फिर कार्य गतिविधियां, तो कार्य गतिविधियां आपकी हो जाएंगी यहाँ पे किससे, प्रयुक्त कार्य विधियों से, 1 नंबर हो जाएगा। कार्य निष्पादन आपका हो जाएगा यहाँ पे, कार्य निष्पादन को सम्मिलित करेंगे हमें कार्य मानक से, तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मैच कर लीजिए आप, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता के निम्नलिखित में से किस रूप में कामगार परिषद की भूमिका न केवल सलाहकार स्वरूप की होती है बल्कि प्रबंधन परिषद के सर्वसम्मत निर्णय को अस्वीकृत, प्रतिगृहित और क्रियान्वित करने की नैतिक बाध्यता
के अधीन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सहचारी सहभागिता, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य भर्ती का एक लाभ नहीं है? तो बाह्य भर्ती का एक लाभ नहीं है, तो यहाँ पे बाह्य भर्ती के आपके लाभ दे रखे हैं और एक इनमें लाभ नहीं है। तो बाह्य भर्ती के लाभ आपके अच्छे कार्य निष्पादन को पुरस्कृत किया जाता है, तो बाह्य भर्ती का ये लाभ नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका यहीं पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बाह्य भर्ती के जो लाभ हैं आपके अमर्ष, क्षोभ, जलन या ईर्ष्या की संभावना से बचा जाता है, आरक्षण नीति का पालन करना सरल हो जाता है और संगठनों में नए कौशल, नई प्रतिभाओं और नए अनुभवों के लाभ मिलते हैं। तो ये आपके लाभ हो गए और आपका एक लाभ नहीं है, अच्छे निष्पादन कार्यों को पुरस्कार करना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कर्मचारियों को के कार्य निष्पादन आकलन के लिए विधिक आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करता है, निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग है? तो ये आपका अनुप्रयोग है प्रलेखन हेतु, ये प्रलेखन हेतु, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब ध्यान सर्वनिष्ठ हित और सद्भाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है तो हर किसी को लाभ होता है। औद्योगिक संबंधों के प्रति निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की अंतर्निहित पूर्व धारणा है? तो यह आपकी धारणा है एकात्मक दृष्टिकोण की, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित कथनों के सही या गलत होने के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको कथन दे रखे हैं, इनमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपका जो कथन है, पहला कथन आपका दे रखा है कि कारखानों में तो यहाँ पे आपका कथन दे रखा है कि कारखानों में दुर्घटनाओं की वजह से प्रतिदिन हजारों कर्मचारी मरते हैं, बिल्कुल सही है। दुर्घटना मुक्त संयंत्र बनाने से लागत बढ़ती है और उत्पादकता घटती है, बिल्कुल ये बात गलत है। तो आपका ए सही है और कथन 2 आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन व कारण को पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आपका दे रखा है क्षतिपूर्ति 2 प्रमुख अनुक्षेत्र हैं, आर्थिक अवधारणा तथा मनोवैज्ञानिक अवधारणा, बिल्कुल सही है। क्षतिपूर्ति आधारभूत रूप से सेवा योजना अनुबंध का प्रतिनिधित्व करती है, ये बात गलत है। तो आपका कथन 1 सही है, बिल्कुल कथन 2 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता बारार्पण अधीनस्थ कि किस बात पर निर्भर है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका योग्यता और संभावना पर निर्भर करती है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को अभिप्रेरणा नहीं मिलती जब, कब नहीं मिलती? तो वो नहीं मिलती पुरस्कार से कम हो, पुरस्कार से अपेक्षा कम हो, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार का विकेंद्रीकरण निम्न में से किसके द्वारा संभव है? तो अधिकार का विकेंद्र आपका प्रतिनिधियान द्वारा संभव है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में क्या करना है उससे पहले से ही निर्णय कर लेना कहलाता है। तो भविष्य में क्या करना है आपको, उसको पहले से ही आप निर्धारण कर लोगे तो उसको आप कहेंगे नियोजन, प्लानिंग उसको कहा जाता है, ठीक है। एक कार्यदल के गठन का उद्देश्य है, तो एक कार्यदल के गठन का जो उद्देश्य है वो आपका हो जाएगा समन्वय हेतु, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक संगठन में निर्णय वृक्ष है, तो एक संगठन में जो निर्णय वृक्ष है वो आपका कर्मचारियों को कार्यभार है उसको कम करता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान अनुक्रम के अनुसार क्या करते हैं? अनुसार आपका जो एक असंतुष्ट आवश्यकता व्यवहार की अभिप्रेरक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत के अनुसार एक असंतुष्ट आवश्यकता व्यवहार की अभिप्रेरक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन चित्र चार्ट प्रदर्शित करता है। तो एक संगठन चित्र चार्ट जो है यह प्रदर्शित करता है आपके विभिन्न प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच संबंध को। स्टाफ सेवा कर्मचारी से आशय है, तो स्टाफ सेवा कर्मचारी से आशय आपके संगठन के वे तत्व जो सलाह और सेवा प्रदान करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संबंध तथा श्रम कानूनों का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है? तो प्राथमिक लक्ष्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करना ये प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संबंध तथा श्रम कानूनों का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है? तो प्राथमिक लक्ष्य आपका उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान करना ये आपका प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। बाकी आपका सामाजिक साम्य बनाए रखना ये भी प्राथमिक लक्ष्य है, अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता बनाए रखना ये भी प्राथमिक लक्ष्य है और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन करना ये भी प्राथमिक लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
वास्तविक अर्थों में भारत में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी असफल रही है। क्या ये सही है? नेक्स्ट देखते हैं, संगठनों में अभिवृत्तिक परिवर्तन का अभाव है, श्रम संगठनों की बहुलता है और एकल सौदेबाजी प्रतिनिधि निर्धारित करने की प्रक्रिया अनुपस्थित है। तो यहाँ पे आपका कथन है वो सही है, एक कथन आपका सही है और तथा आर जो कथन है वो आपका एक कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कूट निष्पादन प्रबंधन तंत्र के पदभार के विस्तृत रूप का निरूपण करता है? तो कौन सा है जो BARS का विस्तृत रूप है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, BARS। तो बी का मतलब बिहेवियरली एकर्ड रेटन स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य निष्पादन मूल्यांकन पद्धति से संबंधित सूची 1 की सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे आपकी सूचियों से मिलान करना है। तो युग्मित तुलना आपकी किससे मैच होगी? तो युग्मित तुलना आपकी मैच होगी यहाँ पे सापेक्षिक रैंक निर्धारण करने से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का 4। तो 1 का 4 यहाँ पे हो जाएगा। ब्लाथ चेन, तो ब्लाथ चेन आपका हो जाएगा मैच, युग्म वाक्यांशों का समूह है, 2 से मैच हो जाएगा। फिर महत्वपूर्ण घटनाएं, तो महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी ये हो जाएंगी उपलब्धि के आधार पर प्रभावी और निष्प्रभावी कार्य निष्पादन के बीच विभेद। क्षेत्र समीक्षा, तो क्षेत्र समीक्षा आपकी मैच होगी 1 नंबर से, ये आपकी कर्मचारियों की डी ऑप्शन आपका मैच होगा यहाँ पे 1 से, कर्मचारियों के अभिलेखों की समीक्षा पद्धति करना तथा निश्चित परीक्षण प्रश्नों के लिए आधार पर साक्षात्कार करना। तो यहाँ पे आपका जो कोड होगा वो आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका 4 2 3 1। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का नाम, कार्यस्थल, सारांश, कार्य, उपयोग में लाई गई सामग्रियां, कार्य दशाएं आदि मदों को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण को कहा जाता है। तो इस विवरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कार्य विनिर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी हो रहे हैं तो आपको इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। आपका यहाँ पे ये डी ऑप्शन से मैच होगा। डी ऑप्शन से मैच कैसे होगा? ये आपका जो पहला है 1 नंबर आपका कार्य निर्देशन आपका 2 नंबर पे होगा। मानव संबंधी आवश्यकताओं की सूची होगी। फिर आपका कार्य जो विवरण है, कार्य विवरण आपका हो जाएगा कार्य के कर्तव्यों और कौशल की अपेक्षाओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया और उसके लिए भाड़े पर लिए जाने वाले व्यक्तियों का प्रकार। नेक्स्ट है आपका कार्य विश्लेषण आपका हो जाएगा कार्य के कर्तव्यों के दायित्व, रिपोर्टिंग संबंधी कार्य की पद्धतियों और पर्यवेक्षी दायित्वों की सूची। तो इस प्रकार से आपका कोड हो जाएगा यहाँ पे 2 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाली कमेटियां प्राय स्थापित की जाती है मात्र निगमीय स्तर पर, प्लांट स्तर पर और शॉप फ्लोर स्तर पर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी जिसके निष्पादन की समीक्षा की जा रही है उसकी केवल एक विशेषता समीक्षा को अत्यधिक प्रभावित करती है, उसको कहते हैं। तो उसको कहते हैं आपका करेक्ट आंसर हेलो प्रभाव। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित सामूहिक सौदेबाजी के प्रकारों में से किसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष की कीमत पर लाभ होता है? तो वितरण सौदेबाजी, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रभावी निष्पादन मूल्यांकन के अवरोधक हैं। तो प्रभावी निष्पादन मूल्यांकन के अवरोधक आपके प्रबंधकों की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां हो गई, फिर आपका प्रबंध पक्षों की त्रुटिपूर्ण मान्यताएं, ये भी आपकी अवरोधक हैं, और तकनीकी जो खामियां हैं ये भी आपकी अवरोधक हैं। तो आपका इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पादन निगरानी अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पूछा है, नोट पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका पूछा है मूल्यांकन और कार्य नियंत्रण के लिए फीडबैक प्रदान करना, यह आपकी निगरानी अनुसंधान का उद्देश्य होता है। उस चीज की ओर संकेत करना जो योजना के अनुसार नहीं चल रही है, बिल्कुल ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने में संगठन की सहायता करना, तो ये आपका निगरानी अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा।
ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका इस ऑप्शन का सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्य विश्लेषण का घटक कौन सा नहीं है। तो कार्य विश्लेषण का आपका घटक है वो कौन सा नहीं है, तो इसमें नोट पूछा है, तो कार्य सारांश है ये आपका घटक नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य मूल्यांकन की मात्रात्मक पद्धति बताइए। तो कार्य मूल्यांकन की जो मात्रात्मक पद्धति है उसका नाम बताना है आपको कि कौन सी कार्य मूल्यांकन की मात्रात्मक पद्धति है। तो यहाँ पे अंक निर्धारण पद्धति एवं कारक तुलना पद्धति ये आपकी कार्य मूल्यांकन की पद्धति है। तो कार्य मूल्यांकन के पद्धति बतानी है तो अंक निदान पद्धति एवं कार्य तुलना ये आपकी कारण तुलना पद्धति, ये आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन पूरा नहीं करता। तो उद्देश्य कौन पूरा नहीं करता, तो यहाँ पे नीतिपरक एवं नैतिक मूल्य है ये पूरा नहीं करता, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों तथा कारण को पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको कूट दे रखा है, कूट के अनुसार आपको सही उत्तर चयन करना है। जो मूल्यांकन पूरे संगठन में प्रत्येक जॉब का अन्य की तुलना में मूल को आकलन करने की तकनीक है, तो ये आपका सही है। कर्मचारियों के मूल्यांकन के उद्देश्यों से जो मूल्यांकन और जॉब श्रेणी समान और एक ही बात है, बिल्कुल ये एक ही बात नहीं है और समान भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ए आपका सही है, बल्कि आर आपका गलत है, तो सी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कर्मचारी के मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाती है। तो कर्मचारी के मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो आपकी निष्पादन मूल्यांकन कहलाती है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छे श्रम संबंधों का मानवीय संबंधों का निर्माण करने से क्या प्राप्त होता है। तो मानवीय संबंधों का निर्माण करने से प्राप्त होता है औद्योगिक शांति, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भर्ती के लिए आए व्यक्तियों में से अयोग्य को स्वीकार एवं योग्य व्यक्तियों को चुनाव अयोग्य को अस्वीकार करना है, योग्य व्यक्तियों का चुनाव करने को कहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है चयन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध में को प्राय व्यक्तिगत प्रबंध भी कहा जाता है, यह कथन क्या सत्य है। बिल्कुल ये कथन आपका सत्य है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन क्या सत्य है। बिल्कुल ये कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध पर आधारित है, तो मानवीय संबंधों इस पर आधारित है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव संसाधन प्रबंध के गुण हैं। तो मानव संसाधन प्रबंध के गुण है, ईमानदारी आपका गुण है, उत्तरदायित्व लेने की योग्यता आपका गुण है, शारीरिक स्वास्थ्य ये भी गुण है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव संसाधन प्रबंध की सीमा नहीं है। तो मानव संसाधन प्रबंध की सीमा कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे खर्चीली प्रक्रिया ये भी सीमा है, उच्च प्रबंध की रूढ़िवादी सोच ये भी सीमा है, मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग ये आपकी सीमा नहीं है, विशेषता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स गुण है, और अनिश्चित भविष्य ये आपकी सीमा नहीं है, ये भी आपकी सीमा है, अनिश्चित भविष्य होता है एक मानव संसाधन प्रबंध का, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भर्ती के बाह्य स्रोत हैं। तो भर्ती के बाह्य स्रोत हैं कौन से आपके भर्ती के बाह्य स्रोत हैं। रोजगार एजेंसियां ये भर्ती का बाह्य स्रोत है। फिर है BARS में बी से क्या अभिप्राय है, तो बी से आपका जो अभिप्राय है वो क्या लगाया जाता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। इसका जो बी से आपका आंसर लगाया जाता है वो बिहेवियरली, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंकिंग रेटिंग स्केल चेक लिस्ट विधियां हैं, तो ये किसकी विधियां हैं, तो ये विधियां आपकी कार्य निष्पादन विश्लेषण की विधियां हैं। MBO का क्या तात्पर्य है, तो MBA को आपका तात्पर्य क्या लगाया जाता है, MBO की फुल फॉर्म क्या है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इसकी फुल फॉर्म है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है, उनका नाम बताना। MBO की जो थ्योरी है, विचारधारा है, ये किसने दी थी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चयन प्रक्रिया का द्वितीय चरण है, तो चयन प्रक्रिया का द्वितीय चरण आपका आवेदन प्राप्त करना, ये हो जाता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन प्रक्रिया की प्रकृति क्या है, तो चयन प्रक्रिया की जो प्रकृति है वो क्या है, तो ये आपकी मध्यस्थ चयन प्रक्रिया की प्रकृति है। तो चयन प्रक्रिया की प्रकृति एक नकारात्मक है, जबकि रिक्वायरमेंट बढ़ती एक सकारात्मक प्रक्रिया की, बहुत सारे लोगों को आवेदन करती है, जबकि नकारात्मक प्रक्रिया चयन है कि उनमें से आपको योग्य को सेलेक्ट करना है। एक व्यक्ति प्रबंध की संगठन में भूमिका है, तो एक प्रबंध की जो संगठन में जो भूमिका है वो आपकी मध्यस्थ की है, ठीक है, नेतृत्व की है और सलाहकारी की है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रबंध से आज से एक संगठन द्वारा मानव संसाधनों को चुनना
बढ़ती करना, विकास करना, उपयोग करना, क्षतिपूर्ति तथा अभिप्रेरित करना, यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो यह परिभाषा आपके फ्रेंच वेंडल ने दी थी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन करीब 330 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अभी कवर करेंगे। तो क्लास आपकी आज की क्लास में पूरे क्वेश्चन कवर करवाने, मैं सोची जो भी जितना भी बचा है सारा आज की क्लास में कवर हो जाए, ताकि अगर आप रिविजन के तौर पर ये क्लास देखें तो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे। और किसी क्वेश्चन में अगर कुछ मिस्टेक है, डाउट लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में शामिल है। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट शामिल है, एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल है और ट्रेड एंड प्रोफेंसी टेस्ट भी आपका शामिल है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जिस संगठन द्वारा मानव संसाधनों का चुनना, भर्ती करना, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति तथा अभिप्रेरित करना किया जाता है, कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है व्यक्तिगत प्रबंध। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन में कार्य करने के लिए भावी कर्मचारियों को खोजना तथा उनको जॉब करने के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो प्रक्रिया आपकी व्यक्तिगत प्रबंध, तो वो प्रक्रिया आपकी कार्य विश्लेषण, निष्पादन विश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध आवश्यक रूप से प्रबंध प्रक्रिया में नियत होता है। तो प्रबंध प्रक्रिया में नियत होता है मानव संसाधन। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो मानव संसाधन प्रबंध आपका संबंधित है संगठन के कर्मचारियों से। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विशेष जॉब पर अभ्यास क्षमता की माप करता है? तो ये आपका संबंधित है संगठन के कर्मचारियों से। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विशेष जॉब पर अभ्यास क्षमता की माप करता है? तो ये आपका माप करता है किससे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्य उदाहरण प्रेक्षण, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती का आंतरिक स्रोत है। तो बढ़ती के आपको आंतरिक स्रोत बताना है कि कौन सा बढ़ती का आंतरिक स्रोत है। तो बढ़ती का आंतरिक स्रोत आपके वर्तमान कर्मचारियों से परिचित कर्मचारी, पदोन्नत अथवा स्थानापन्न और वर्तमान कर्मचारी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके आंतरिक स्रोत हैं। बढ़ती के बाह्य स्रोतों में सम्मिलित है। तो बढ़ती के बाह्य स्रोतों में सम्मिलित है आपके व्यापारिक एवं तकनीकी पत्रिकाओं में विज्ञापन और व्यावसायिक संस्थाएं, महाविद्यालय एवं नियोजन ब्यूरो और अधिशासी नियोजक। और डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी बढ़ती का अर्थ है। तो बढ़ती का अर्थ आपका लगाया जाता है, ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट में। तो बढ़ती का आपका जो अर्थ लगाया जाता है वो बाहरी जो कर्मचारी हैं उनको खोजना, ये बढ़ती का आपका अर्थ लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सर्वाधिक प्रचलित तकनीक है। तो कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की जो सर्वाधिक जो प्रचलित तकनीक है वो आपकी शिशु प्रशिक्षण पद्धति है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तकनीक है। पर्यवेक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो पर्यवेक्षकों को आपका जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वो उत्तरदायित्व, निर्वाह भावना का विकास करना, तकनीकी क्षमता का विकास करना और स्तर का विकास करना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेदन पत्र के जीवन संबंधी जानकारी में किसका उल्लेख नहीं होता है? तो इसमें उल्लेख आपका नहीं होता है, संस्था के परिचित व्यक्तियों का उल्लेख इसमें नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आवेदन के अंतर्गत विषय जिसमें विशिष्टता प्राप्त की हो का उल्लेख किस मद में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका शैक्षणिक जानकारी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती है? तो नहीं आती है, कौन सी नहीं आती? मिशन प्रतिपादन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में मानव शक्ति की मांग तथा पूर्ति अधिक है। निम्न में से क्या संगठन के लिए मानव शक्ति की मांग तथा पूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए सलाह योग्य नहीं है? तो यहाँ पे नोट को आप नोटिस करना है कि नोट पूछा है यहाँ पे योग्य नहीं है। तो यहाँ पे लोइफोस करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कार्य विवरण में शामिल नहीं किया जाता? तो कार्य विवरण में किन किन को शामिल किया जाता है? तो कार्य विवरण में आपको कर्तव्यों को शामिल किया जाता है, कार्य अनुभव को शामिल किया जाता है, संकट या विपदा को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन जो कार्य की जो परिस्थितियां हैं इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कार्य सूचना जॉब स्पेसिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाता? तो जॉब स्पेसिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाता। तो नोट पूछा है यहाँ पे, तो कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। बाकी आपके जो कार्य अनुभव है, शिक्षा है, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक विजन है, इनको सम्मिलित किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पेपर सेकंड की क्लास या फिर फर्स्ट के जो 50 क्वेश्चंस बाकी हैं उनमें ही मैं एक क्लास और लेके आऊँगी ताकि आपको एचआरएम के अच्छा कवर हो जाए सिलेबस। तो एचआरएम के 50 क्वेश्चंस और बाकी हैं। अगर फीडबैक इस क्लास को अच्छा मिला तो एचआरएम के 50 क्वेश्चंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 50 क्वेश्चंस और लाए जाएंगे। अदरवाइज यहीं पे स्टॉप कर दी जाएंगी एचआरएम की। पेपर सेकंड की जल्दी आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।